क्या आपका मैनेजर भी आपके छोटे छोटे कामों के अंदर नीनो लेने आता है निन्नो और आके आपसे ये पूछता है कि इसका क्या बना, उसका क्या बना? तो जी हाँ, आज आप सही पहुंचे। आज हमारा जो टॉपिक है वो टेक इंडस्ट्री में माइक्रो मैनेजमेंट है। तो आज आपको दो गंजों के अलावा एक तीसरा जो है वो भी सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट नजर आ रहा होगा। और इन्होंने भी इन्होंने भी जो है वो हमारी तरह जो टेंड है वो धूप में नहीं करवाई। इन्होंने भी आज माइक्रो मैनेजमेंट और इस तरह करके सारे जो शुगर है वो सब बर्दाश्त किए हुए हैं। तो आए पहले उनसे इनका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लेते हैं और उसके बाद फिर आ, उनसे इस सब्जेक्ट के ऊपर जो है मजीद तफसील में बात करते हैं। जी मकसूद भाई। बहुत शुक्रिया अली, इतने अच्छे तारुफ का। और सो हाँ जी, इट्स मकसूद हसन। और आई थिंक बैक इन 2009 जब मैंने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की, तब से मैं सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री से एसोसिएटेड हूँ। और आई थिंक इट्स बीन नाउ 15.5 years विद इन दिस इंडस्ट्री। और मैंने करियर को स्टार्ट किया था एज अ HTML डेवलपर, देन PHP डेवलपर, देन .NET डेवलपर। और फिर उसके बाद मैंने विलिंगली और पर्पसफुली प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की तरफ जो है वो करियर की ट्रेजेक्टरी को शिफ्ट किया था। उसके पीछे वन ऑफ द रीज़न वर यही थी कि हाउ यू कैन बी अ गुड मैनेजर। बिकॉज जब आप एम्प्लॉय या रिसोर्स होते हैं, टीम मेंबर होते हैं, और यू आर बीइंग मैनेज्ड बाय सम मैनेजर, एंड यू फील के कोचिंग नहीं है, मेंटरशिप नहीं है, और एक्सपेक्टेशंस की अलाइनमेंट क्लियर नहीं है, एंड देन ऑन टॉप ऑफ दैट आपको स्क्रूटनाइज इतना किया जाता है कि आप फील करते हैं कि यार, इज दिस अ मैनेजर और सम डिक्टेटर। और ये ऐसा नहीं है कि ये थ्रू आउट एक्सपीरियंस ऐसा रहा है। बहुत अच्छे मैनेजर्स भी मिले हैं जिन्होंने बहुत अच्छा सिखाया भी है, लेकिन कुछ ऐसे भी थे जिनका इसी तरह का था पर्सपेक्टिव। एंड आई वाज लकी कि मुझे ज़्यादातर वो लोग मिले जिन्होंने मेंटर किया, कोच किया। बट मैंने अपने सराउंडिंग में ऐसे लोग ज़्यादा देखे जिनका पर्सपेक्टिव यही होता है कि हर चीज़ में जंप इन करके निटी ग्रिटीज़ में घुस के रादर देन कि आउटपुट पे फोकस करें, वो अपनी बीच में राय देते हैं, अपने पर्सपेक्टिव बीच में इन्वॉल्व करते हैं और फिर लोगों को ड्राइव करते हैं। एंड देन जब प्रॉब्लम्स अकर होती हैं तो फिर वो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उन्हीं लोगों पे डाल देते हैं। तो आवर इंडस्ट्री इज़, आई थिंक, हैज़ अ मिक्सचर ऑफ बोथ काइंड ऑफ मैनेजर्स। सो जी बिल्कुल, ओवर टू यू। मुझे लग रहा है आप ईमान भाई के ना दिल के तार बजा रहे हैं। जो मैं बार आपको बार थम्स अप दे रहा जो हूँ। बार बार उनका अंगूठा हिल रहा है ना। नहीं, ये दिल दे तार पुत्र, तेरी भी वजल, तेरे मुंह ते तेरी स्माइल सी ना, एक साइड वाली। ये दोनों दोनों क्यों नहीं मेनू थी ये? मेनू मेनू सच्ची अज वाला हाल याद आ रहे हैं, कसम अज वाला हाल याद आ रहे हैं मेनू। वेरी नाइस, वेरी और नाइस। मैं कहता हूँ मकसूद भाई, आपने जो है ना वो दरिया को कूजे में बंद कर दिया। और अब हम ईमान भाई से पूछते हैं कि ईमान भाई, आप भी माशाल्लाह एक कंपनी के डायरेक्टर तो लगे ही हुए हैं। तो आप जरा अपने ख्यालात का इजहार करें कि माइक्रो मैनेजमेंट और उसके फिर फायदे और नुकसानात क्या हैं एक इंडस्ट्री के अंदर और ऑर्गेनाइजेशन के यार अंदर। मेरे पास तो पूरा जो है ना वो वही बात है, किताब खोलोगे तो पेंडोरा बॉक्स खुल जाएगा। लेकिन आप मैं अब समराइज आप अपनी करने की ऑडिबल कोशिश वाली करता हूँ। किताब ना निकाल लीजिएगा ना। नहीं नहीं नहीं, वो नहीं निकालता, वो नहीं निकालता। मैं अपनी जिंदगी की किताब की बात कर या रहा अल्लाह हूँ। खैर। 2017 में मैंने एक कंपनी में जॉब की थी। उस कंपनी का नाम मैं अपने सीवी पर लिखना भी पसंद नहीं समझ करता, मुनासिब भी नहीं समझता। ठीक है, उधर भाई जी एक बंदा था, तो वो ना थोड़ी थोड़ी देर के बाद ना ईमान ईमान लेवल 2 बन गया, ईमान लेवल 2 बन गया। और लिटरली रात को मैं सोया हुआ था, 3 बजे मेरी आंख खुली तो मुझे आवाज आई ईमान। मैं को पैंट के वे यार, वो तो मेरे पीछे आ गया। ठीक है, तो ये आपका जो माइक्रो मैनेजमेंट का जो मैंने एक दिया था, और उस वक्त मेरा एक्सपीरियंस उससे ज्यादा था। मतलब मैं 17 साल हो गए थे, और वो लड़का सा था, मतलब 12-13 साल थे उसके एक्सपीरियंस, लेकिन स्टिल वो चूंकि डोमेन नॉलेज उसको ज्यादा था।
वो इस तरह मेरे पीछे पड़ा हुआ। मैंने कहा यार क्या बकवास है, मैंने फौरन रिजाइन कर दिया उस कंपनी से। ठीक है, ये थी डंडा नहीं बात मारी हमें। नहीं, ये थी बात बीइंग मैनेज्ड की। ठीक है, कि बीइंग माइक्रो मैनेज्ड होके कैसा लगता है। अब दूसरी तरफ अगर आप बात करते हैं कि बीइंग अ मैनेजर आपको माइक्रो मैनेजमेंट की जरूरत क्यों महसूस होती है, तो वो बड़ा क्या कहते हैं, उसका भी बड़ा सिंपल सा आंसर है कि जो लोग सेल्फ मैनेज्ड होते हैं, जो लोग अच्छे कम्युनिकेटर्स होते हैं, जो सही कम्युनिकेशन कर लेते हैं, खुद अपनी अपडेट्स दे देते हैं, ओनरशिप लेने वाले होते हैं, काम को टाइम पे ख़त्म करने वाले होते हैं, तो वो उनको मैनेज करने की ज़रूरत नहीं होती। ठीक है, आप उनको माइक्रो मैनेज करके, आप अगर एक आप समझदार मैनेजर हैं तो आपको पता है कि यार फलां बंदा जो है वो आपके साथ चल रहा है, तो आप उसको तंग नहीं करेंगे। लेकिन अगर मतलब बंदे गोलियां देने वाले हैं, काम नहीं करते, टाइम पे डिलीवर नहीं करते, ऊपर से जनाब आपका बॉस जो है आपको उसने लाइन हाजिर लगाया होता है, तो डेफिनेटली फिर आपको उस वहां मतलब थोड़ा ऊपर सा से आप मैनेज करना। माइक्रो मैनेज हो रहे हो तो फिर आप कोशिश करते हैं कि एग्जैक्टली, इट्स ट्रिकल डाउन फ्रॉम टॉप टू बॉटम। अगर आप माइक्रो मैनेज वो हो रहे हैं तो फिर अ, आपको जो है ना वो आगे फिर अ, पहुंचाना पड़ता है। मतलब कि आप जो है ना वो आजकल की सासों वाला हाल कर रहे हैं कि आजकल की नूंहें अगर जो है ना वो काम ना करें तो सासें कहती हैं हम भी जब तुम्हारी उम्र में होती थी ना तो हम पूरा हम घर ये करते संभालती थे। होती थी। हाँ सही बात। सही अपने है। अपनी उम्र में हम भी छह छह गुत्ते किया करते थे बालों जी के। जी जी। अच्छा, इसके अलावा मैंने एक कंपनी में काम किया था, वहां पे ना उन्होंने सिस्टम ऐसा बनाया हुआ था कि आपने अ, हर घंटे के बाद ना अपडेट देनी होती थी। ठीक है, और शाम के, और जब 8 आवर्स जब पूरे होते थे तो आप ना वो वही जो अपडेट आप देते थे वो कॉपी पेस्ट कर देते एक शीट में। दैट्स इट। इसके अलावा आपको मैनेजर नहीं पूछता था क्योंकि आप डायरेक्ट क्लाइंट के साथ होते थे। तो ये सिस्टम मुझे थोड़ा सा बड़ा एक बैलेंस लगा। शुरू में तंग होता था बंदा, ये क्या बकवास है यार, एक एक घंटे की अपडेट दो। लेकिन चूंकि ये क्लाइंट ओरिएंटेड कंपनी थी तो वहां पे थोड़ा सा ना ये चल जाता था। बाकी ये है कि माइक्रो मैनेजमेंट जो है वो ये बड़ा ब्रॉडर टॉपिक है। आप इसके अंदर एक जीता जागता जो सबूत है वो ये है कि अगर मैनेजर नॉन टेक्निकल है, हाँ टेक्निकल चीज़ों को समझना इट्स समथिंग डिफरेंट, लेकिन नॉन टेक्निकल डिबेट्स के अंदर इन्वॉल्व होना और फिर इसको तोड़ मड़ोड़ के इंफॉर्मेशन को टास्क के साथ लिंक करना कि यार ये चूके ये इस तरह था, ये इशू हुआ, तो फिर उसके बाद तो वो डिजास्टर ही होता है। वहाँ पे जो है ना बड़ा डेविस्टेटेड सिचुएशन बन जाती है। हाँ। तो मेरा ख्याल है अभी तक मैं इतना ही है, फिर बीच में जो आएगा जहन में वो फिर कर लेंगे बात। चलो जी, ओवर अच्छा, टू अली। इसमें मैं कुछ चीज़ें ऐड जी जी करूँगा। जी जी जी। जी। सो जैसे मैंने कहा कि हमारी इंडस्ट्री में मिक्सचर है। इस टॉपिक के ना दो पर्सोनाज हैं मेनली। तो एक पर्सोना बेसिकली आपका मैनेजर है और दूसरा पर्सोना जो है जो कि टीम मेंबर है जिसको मैनेजर मैनेज कर रहा है। ठीक है, तो जो मैनेजर्स के अंदर भी वैरायटी है। कुछ मैनेजर्स ऐसे हैं जो कि वेल स्ट्रक्चर्ड होते हैं, वो अपनी टीम के साथ बड़े अच्छे से एक्सपेक्टेशंस को अलाइन करते हैं, ऑब्जेक्टिव्स को डिफाइन करते हैं और उसके बाद उनके साथ एक्सपेक्टेशन अलाइन कर लेते हैं कि ये ऑब्जेक्टिव्स हैं, ये टाइमलाइन है, ये रिसोर्सेज हैं और हमें ये आउटपुट एक्सपेक्टेड है विद इन दिस टाइम फ्रेम। कुछ मैनेजर्स होते हैं वो आते हैं, वो कहते हैं ये काम मिला ये कर दो। ना उन्हें खुद आइडिया होता है, ना वो उसमें इंटरेस्ट लेते हैं और ना ही वो आगे किसी को अच्छा से बता पाते हैं। जब भी आपने किसी से काम कराना है तो काम की क्रिटिकलिटी क्या है, उसमें स्टेक क्या इन्वॉल्व है और वो चीज़ कैसे इम्पेक्ट लेके आएगी, आप वो सारी चीज़ें खुद अंडरस्टैंड नहीं करेंगे, आप नीचे नहीं बताएंगे और नीचे नहीं बताएंगे तो उस ऑब्जेक्टिव और उस कॉज के साथ कोई भी उस तरह से एसोसिएट नहीं होगा। हम्म। फिर तीसरी बात यह है कि जब आप खुद भी इंटरेस्टेड नहीं है, आपने नीचे भी किसी को नहीं बताया, तो इसका मतलब है कि आपका जो रोल है वो 50% आपने परफॉर्म कर लिया कि टास्क लेके दे दिया, 50% आई थिंक वो रह गया उसी तरह से। ये तो वो है जो जिस मैनेजर का इंटरेस्ट ही नहीं है, जो सिर्फ ये समझ रहा है कि बस मुझे काम मिला, मैंने वो टीम से करवा के देना, नो मैटर हाउ दे डू। तो वो उनके साथ एंगेज नहीं होता, एक कॉमन ऑब्जेक्टिव शेयर नहीं किया जाता और जब आप किसी पर्पस के ऊपर सबके साथ अलाइन नहीं हो पाते तो आप एज अ टीम आउटपुट नहीं दे पा रहे होते। और इसी तरह कुछ टीम मेंबर्स होते हैं
जिनमें कुछ ऐसे होते हैं, आई थिंक हर टीम में कोई एक आधा बंदा ऐसा होता है जो कि ऑटो पायलट होता है, जिसे कहने की ज़रूरत नहीं पड़ती, जो जिसके अंदर पोटेंशियल होता है, जिसके अंदर विलिंगनेस होती है, ऑनरशिप का फैक्टर होता है, बड़ा मोटिवेटेड होता है वो, और वो कोशिश कर रहा होता है कि कोई भी काम मिले तो मैं उसको पकड़ूं और उसको एंड टू एंड ऑनरशिप लेकर डिलीवर करूं। वो कोई ऐसा एक या दो लोग, मैक्सिमम एक ही होता है मेरे ख्याल में, कहीं आप लकी हो तो टीम में दो भी मिल जाते हैं आपको। बाकी कुछ मीडियोकर्स होते हैं जो ये कहते हैं कि कोई काम देगा तो कर देंगे, नहीं देगा तो चल रहा है। और तीसरे वो होते हैं जो हमारे जैसे होते हैं, जो बैठे होते हैं कि काम ना ही आए तो चंगा है। ठीक है, तो मिक्सचर ऑफ कम दीज काइंड जवान ऑफ दी पीपल बोथ। होते हैं। हाँ, तो वो अच्छा, मिक्सचर होता है, उस मिक्सचर की बेस पे पूरी टीम बनती है। ठीक हो गया। अच्छा मकसूद भाई, सॉरी। अभी आपकी इसी बात को ना मैं मजीद आगे बढ़ाऊंगा। वो ये है कि अब जिस तरह आपने बात की ना कि जो हाई परफॉर्मर्स होते हैं या जो सेल्फ पेस्ड होते हैं, वो भी जब वो भी जब माइक्रो मैनेजमेंट इन्वायरमेंट में आते हैं ना, तो वो जो रिसर्चेज है ना वो ये कहती हैं कि उनकी प्रोडक्टिविटी 55% जो है ना वो डाउन हो जाती है, और which eventually leads to demotivation and which eventually leads to high rate of resigns। ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है। हाँ जी, और ये ओवरऑल ओवरऑल द वर्ल्ड जो है ना, ये चीज मतलब कि आईटी इंडस्ट्री जो है ये बहुत ज्यादा फेस कर रही है। इसको मैं कनेक्ट करता हूँ अभी, जो मैं पीछे स्टोरी बिल्ड कर रहा था ना। सो जब आपके पास मिक्सचर ऑफ पीपल है ना, जिनके अंदर मैंने अभी कैटेगराइज किया उनको, तो सब लोग काम स्टार्ट करते हैं, तो कुछ होते हैं जो कि मेनली गाड़ी को ड्राइव कर रहे होते हैं, या जो गोल है उसको अचीव करने के लिए ऑब्जेक्टिव के ऊपर हार्ड एंड फास्ट काम कर रहे होते हैं, ऑनरशिप लेके चल रहे होते हैं। कुछ होते हैं जो बिल्कुल बीच में बस नॉमिनल सा पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं, और कुछ होते हैं जो जिनका इंटरेस्ट सबसे मिनिमम होता है, लेकिन वो भी आउटपुट दे रहे होते हैं, बट उनकी आउटपुट रिलेटिवली बाकियों से बड़ा विजिबली वो कम नज़र आ रही होती है। ठीक है, तो अभी जो जो आपका पॉइंट था वो बिल्कुल वैलिड है, कि जब एक टीम में ऐसी कल्चर हो रहा होता है ना, तो अगेन ऑल डिपेंड्स ऑन दैट पर्सन पर्टिकुलर जो कि उनको मैनेज कर रहा है, कि उसने हाउ इंटेलिजेंटली ही नीड्स टू ड्राइव, अगर उसने किसी टीम मेंबर की परफॉर्मेंस को ऑप्टिमाइज करना है। तो उसके मल्टीपल वेज भी हैं कि आप किसी हाई परफॉर्मर को उसके साथ एसोसिएट करें, ताकि वो अंडरस्टैंड करे कि क्यों लो परफॉर्म कर रहा है, वो खुद भी उससे पर्सनल रिलेशनशिप की बेस पे कहीं बाहर ले जाके, कहीं होटलिंग में बातचीत करके कहीं भी आइडेंटिफाई तो करे कि वाई ही इज़ नॉट परफॉर्मर। ऐसा तो नहीं है कि कोई बंदा जो जिसको कंप्यूटर साइंस का पता ही नहीं है और वो कोडर हायर हो गया और वो काम नहीं कर रहा। तो देर मस्ट बी सम रीजंस, आइडेंटिफाई कर सकते हैं, वो रीजन निकाल सकते हैं, और उसकी बेस पे किसी को बूस्ट अप किया जा सकता है। वर्स्ट केसेस में आई हैव डेल्ट विद सम केसेस, वर्स्ट केसेस इसमें देर वर सम हार्ड हेडेड पीपल, और जिनको किसी बात की समझ नहीं आ रही थी, जिन्हें कोई बात सुननी भी नहीं थी, और उनका सिर्फ एक ही पर्पस था कि उन्हें माइक्रो मैनेज किया जाएगा तो वो रिजल्ट देंगे, अदरवाइज नहीं होगा। तो आई हैव टू वर्क विद देम फॉर एवरी 2 hours। दिस इज अ 2 hour टास्क, आर यू अलाइंड ऑन दिस? यस, ओके, डू इट एंड गिव इट बैक टू मी। सो एवरी डे 3 or 4 टास्क आई हैव टू गेट दोज डन विद दोज पीपल, सो दैट की आउटपुट निकल सके। और बीच में उसके पीछे बहुत सारी एफर्ट सब कुछ था, लेकिन वो चीज़ इम्प्रूव नहीं हो सकी। ठीक है, तो आई थिंक ये फैक्टर है, और इसी वजह से इट इट डिपेंड्स ऑन टोटली मैनेजर। अगर वो टीम के अंदर शाउट कर रहा है किसी लो परफॉर्मर को, तो मैनेजर के ऊपर ये बर्डन है कि वो उसे नहीं करना चाहिए, वो लो परफॉर्मर्स को सेपरेटली डिस्कस कर ले। अगर मैनेजर किसी लो परफॉर्मर की वजह से कॉमन मीटिंग्स के अंदर कह रहा है कि यू गाइस आर नॉट परफॉर्मिंग ऑप्टिमली, तो ऑब्वियसली जो हाई परफॉर्मर्स होंगे वो डाउन फील करेंगे। डिमोटिवेटेड। ठीक है, तो आई थिंक ये, जी जी बोले। नहीं नहीं, मैं आप वही कह बात रहा कंप्लीट हूँ, करें। आप बात करें, मैं वही कह रहा था, डीमोटिवेट हो जाएंगे हाई परफॉर्मर्स। मेरे हाँ पास एक सवाल है आपके लिए। जी जी जी। अच्छा मकसूद भाई, मेरा जो आपसे सवाल है वो ये कि आपको नहीं लगता कि वो लोग जो जिनको आप कह रहे हैं कि वो बड़े रिजिड हैं, उनकी रिजिडिटी की हो सकता है कोई वजह ऐसी हो कि उनके कैरियर के स्टार्ट में या लाइक उनके पास्ट एक्सपीरियंसेस में उनको इतना ज़्यादा माइक्रो मैनेज किया गया हो कि दैट बिकम्स देयर देयर यू कैन से देयर वर्क स्टाइल।
ये क्या हाँ जी। मतलब कि हमें उसके रूट कॉज को नहीं एनालाइज करना चाहिए। जिस तरह अब मैं इसको ना थोड़ा सा आपको एग्जांपल देता हूँ। एग्जांपल ये है कि जनरली ये कहा जाता है इंडस्ट्री के अंदर कि कभी भी वो लोग जो कि स्टार्टर हैं या फ्रेशर हैं, वो कोशिश करें कि वो कॉर्पोरेट लेवल की कंपनीज में काम ना करें, क्योंकि वहां पे काम इतना ज्यादा सुकून में होता है कि वो बहुत ज्यादा जो है ना कंफर्ट जोन में आ जाते हैं। तो आपको नहीं लगता कि हमें उस सिनेरियो में अपने आने वाली जो नई खेप है उसको ये भी समझाना चाहिए कि भाई आप कोशिश करें कि माइक्रो मैनेजमेंट वाला जो एरिया है, जहाँ जो आपकी सेल्फ ड्राइव और आपकी इनोवेशन को खत्म कर रहे हैं, उन जगहों से भी अपने आप को दूर रखें। बिल्कुल ऐसे ही है। हर एम्प्लॉय की लो परफॉर्मेंस के पीछे को गिने चुने ही रीजंस होंगे। या तो वो इतना स्टेंजेंट हो चुका होगा इस माइक्रो मैनेजमेंट की वजह से अपने प्रायर एक्सपीरियंसेस में। लेकिन मेरा ख्याल है कि प्रायर एक्सपीरियंसेस नेक्स्ट कंपनीज में उस तरह रिफ्लेक्ट नहीं करते कि वो वहाँ जाके भी लो परफॉर्मेंस दे। बल्कि हर एम्प्लॉय किसी भी जगह जब जाके जॉब स्टार्ट करता है ना, उसके सर्टेन एम्बिशंस होते हैं, और उस स्टार्ट के वक्त उसका मोटिवेशन लेवल सबसे हाई होता है, क्योंकि उसने अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस पे उनको ज्वाइन किया होता है। उसको कंपनसेशन भी अच्छी मिलती है, डेजिग्नेशन भी मिल जाता है। और वैसे भी नई नई कंपनी होती है तो 6 महीने साल तो लग ही जाता है अंडरस्टैंड करने में कि यहाँ कल्चरली कितनी प्रॉब्लम्स हैं, या आपके मैनेजर की कितनी प्रॉब्लम्स हैं, और आपने उसको कैसे डील करना है। तो इट टेक्स टाइम। लेकिन जो लोग वहाँ पर स्टेबल हो चुके होते हैं और ऑल ऑफ सडन प्रॉब्लम्स क्रिएट करना शुरू करते हैं, तो मैंने अपने एक्सपीरियंस में देखा, या तो वो इंक्रीमेंट से सेटिस्फाइड नहीं होते, या वो कोई सर्टन प्रमोशन एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं, वो उन्हें नहीं मिल रही होती। और ये हर लेवल पे होता है। और जो नीचे डेवलपर लेवल पे चूंकि लेस रिस्पॉन्सिबिलिटीज और अकाउंटेबिलिटीज होती हैं, क्योंकि उनका काम सिर्फ एक सीआर, एक कोड, एक प्रोजेक्ट डिलीवर करना होता है, तो वो उसी पे इम्पैक्ट डाल पाते हैं, और उनकी उस तरह से अकाउंटेबिलिटी भी नहीं होती। हायर लेवल पे भी लोग डिमोटिवेटेड होते हैं, लेकिन चूंकि उनका स्टेक बहुत हाई इन्वॉल्व होता है, तो वो बड़ा केयरफुली रिफ्लेक्शंस देते हैं कि हमने अपने कंसर्न्स की वजह से अपनी परफॉर्मेंसेस को डाउन नहीं करना, ताकि हमारी लीडरशिप का हम पे ट्रस्ट शेक ना हो जाए। एंड दे जस्ट वेट एंड कंटिन्यू डिलीवरिंग। अब जो रिसोर्स लेवल पे, हाँ, काउंसलिंग हो सकती है। मुझे ये लगता है कि मैनेजर को, अच्छा, ये भी बड़ा फैक्टर मैंने देखा लोगों में, व्हेन यू अचीव अ सर्टेन पोजीशन, आपके तेवर ही बदल जाते हैं। आप पहले डेवलपर होते हैं, आप पीएम बन जाते हैं, आपका पहले दिन से ये माइंडसेट बनता है कि हुन मैं किसन नहीं छड़ना। ए वजी कना राइट। थले। तो एग्जैक्टली ऐसे ही है। सो उसमें फिर ये होता है कि वो सब कुछ ही चीज़ें जो है ना, वो कंप्रोमाइज होना शुरू हो जाती हैं, डिटेल हो जाती हैं। वो आप अपनी एक ट्रू एसेंस को ही भूल जाते हैं। सम टाइम तो मैंने देखा लोगों को एथिक्स भी नहीं रहते, लोगों को बात करने की तमीज़ नहीं रहती है, और वो बड़े डिफरेंटली वेल एजुकेटेड लोगों को डील कर रहे होते हैं, जिस तरह के किसी ऑफिस बॉय को काइंड ऑफ, या ऐसे बंदे को जिसे हम मजदूरों एक्सपेक्ट को करते हैं कि पढ़ा ऑपरेशंस। लिखा नहीं है, इसे समझाने में थोड़ा टाइम लगेगा, वो उस तरह से उनको डील करते हैं। ठीक है, तो आई थिंक वो भी एक फैक्टर है पीएम्स वाली साइड पे। रिसोर्स लेवल के ऊपर आई थिंक गिने चुने यही मैंने अपने एक्सपीरियंस में देखा, या तो इंक्रीमेंट का इशू है या प्रमोशन का इशू है। दीज आर द, आई थिंक, फ्यू थिंग्स दैट दे आर कंसर्न्ड अबाउट। पॉलिसीज से रेलेवेंट कंसर्न्स होते हैं, लेकिन वो चले जाते हैं, आते रहते हैं, जाते रहते हैं, वो एडजस्ट कर ही लेते हैं। तीसरा सबसे बड़ा एयरकोर भी कंसर्न होता है। उनका अपने मैनेजर का के साथ उनका रिलेशन होता है। और वो सबसे बड़ा होता है। दो दो रीजंस होती हैं कोई भी एम्प्लॉय किसी भी कंपनी को क्यों छोड़ता है। पहली रीजन, या वो कंपनी को छोड़ता है, या वो मैनेजर की वजह से कंपनी को बॉस को छोड़ता छोड़ता है। है। ये दो रीजंस होती हैं, इसके अलावा तीसरी कोई रीजन नहीं होती। कभी मैंने एक्सपीरियंस नहीं किया कि एक टीम मेंबर ने दूसरे टीम मेंबर की वजह से टीम छोड़ दी है और कंपनी छोड़ दी है। सो मेजरली ये होता है। और इसमें बहुत हद तक रोल पीएम्स का होता है। मैं डेलिबरेटली पीएम की फील्ड में इसीलिए आया था कि आई वांट टू बिकम अ गुड पीएम इन अ वे के आई नीड टू अंडरस्टैंड एवरी पर्सपेक्टिव, और मैं कोशिश करूंगा कि आई आई विल बी अ वेरी गुड मैनेजर। और लोगों के साथ आप पोजीशनल पावर यूज करना, प्रैक्टिस करना सबसे इजी काम है।
पोजीशनल पावर को कंट्रोल करके रिजल्ट्स अचीव करना उतना ही डिफिकल्ट काम है। तो जब आप पोजीशन पावर में बैठ जाते हैं ना, तो बहुत सारे लोग जिन्होंने कभी पोजीशन पावर को एंजॉय नहीं किया होता ना, वो डी ट्रैक ही हो जाते हैं और वो ही तबाही का काज बनते हैं। और उनकी वजह से बेतहाशा मैंने देखा है कि प्रॉब्लम्स होती हैं, कल्चरल प्रॉब्लम्स सबसे ज़्यादा निकलती हैं। और 2000 से पीछे की जो जनरेशन है ना, वो हमारे जैसे लोग होते थे ना, तो हमें तो कोई खड़ा करके पूरी टीम के सामने भी ख्वार कर देता था तो हम रिस्पेक्ट में बोलते नहीं थे। अब जो जनरेशन है, आप उन्हें सिर्फ एक थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग वर्ड में मैसेज लिखेंगे तो वो एचआर के पास पहुंच जाते हैं। दे नो हाउ टू यूज देयर राइट्स। और हम एचआर के पास जाना समझते थे कि ये एंड हो जाना सब कुछ। सर ठीक है। हम रबत में बैठ जाते थे, कोई नहीं यार उस्ताद है, सिखा रहा है, इस तरह है, वो है। वो कहते हैं एग्जैक्टली उस्ताद होगा घर होगा। हाँ जी, इसका की तनख्वाह ले रहा है। विच इज गुड एक्चुअली। ये चीजें अच्छी उन बात है। मैनेजर्स के लिए गुड हैं जो मैनेजर्स पोजीशनल पावर को प्रैक्टिस करते हैं ओवर कोलैबोरेटिंग और अलाइनिंग, शेयरिंग कॉमन गोल्स, स्ट्रेटजाइजिंग हाउ टू अचीव। वो उन पर्सपेक्टिव पे नहीं चल रहे होते। तो आई थिंक वो चीज़ भी बहुत ज़्यादा हमारी इंडस्ट्री में एग्जिस्ट करती है। और इक्वली अच्छे मैनेजर्स भी एग्जिस्ट करते हैं जिनसे आप ट्रेन होते हैं, जो आपको बताते हैं कि यार देखो, ये एक टास्क है, ये प्रोडक्ट में इस तरह से जाके वैल्यू ऐड करेगा, एंड यू आर डूइंग दिस वैल्यूएबल वर्क। आप इस फंक्शनैलिटी को इम्प्लीमेंट करेंगे, इसकी वजह से डॉक्टर्स इतने पेशेंट्स का रिकॉर्ड मेंटेन करेगा, और वो पेशेंट्स को सर्व कर रहे होंगे आप डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। तो ऐसे ही जैसे जब शौकत खानम बन रहा था, तो अगर मजदूरों को पता लग जाता पहले, फॉर एग्जांपल, या बताया जाता, या किसी ने बताया ही होगा कि ये जो बिल्डिंग आप बना रहे हैं, इस बिल्डिंग के अंदर लोगों का फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रीटमेंट होगा, तो उन्हें पता लगेगा कि यार ये तो कोई नोबल कॉज के लिए बिल्डिंग बन रही है। तो डेफिनेटली उनकी एक्यूरेसी, उनकी परफॉर्मेंस, उनकी चीज़ें उसी तरह से वो फुल पीक पे होंगी और वो उसी तरह रिफ्लेक्ट करेंगे। और टीम के साथ भी यही होता है कि जब आप उनके साथ बैठ के अपने कॉमन गोल्स को शेयर करेंगे, पर्सपेक्टिव के साथ अलाइन करेंगे और उन्हें ऑटोनॉमी देंगे कि यार ये है, आई एम लेटिंग इट ऑन यू गाइस, ये रिजल्ट्स एक्सपेक्टेड हैं, ये प्रोड्यूस करना है, डू लेट मी नो हाउ वी कैन अचीव दीज रिजल्ट्स। और फिर देखें, दे डू द मैजिक्स एक्चुअली। बट सर यही तो मसला है इक्वली, ना सर। हाँ, इक्वली फिर लोगों को ट्रस्ट नहीं होता। और हमारी इंडस्ट्री में ये प्रॉब्लम है, ऊपर से लेके नीचे तक जैसे जैसे काम नीचे आता है ना, ट्रस्ट फैक्टर उसी तरह से वेरिएट करता है। सो व्हाट आई फील इज कि आप एक दफ़ा किसी को गेज करेंगे, एक्सपीरियंस करेंगे, तो ही ट्रस्ट डेवलप होगा। अगर एट फर्स्ट हैंड आपका ट्रस्ट किसी पे नहीं है तो। लेकिन ट्रस्ट डेवलप करने का मतलब ये नहीं है कि आप उसे फ्री हैंड छोड़ ही देंगे। यू नीड टू स्ट्रेटेजाइज हाउ फ्रीक्वेंट वी कैन टॉक ऑन दीज थिंग्स। आप एज अ मैनेजर, आप अपनी टीम के साथ फर्स्ट डे पे अलाइन कर लेंगे। अगर आप कर लेते हैं कि यार अच्छा, एवरी वीक वी कैन टॉक एंड वी कैन इन्वेस्टिगेट के कैसा रहा, क्या प्रॉब्लम्स आए, क्या माइलस्टोन अचीव हुए, क्या फेल हो गए, उनको फर्दर कैसे बूस्ट अप करना है, कैसे अचीव करना है, उनको टारगेट पे कैसे आना है वापस, टाइमलाइन कैसे अचीव करनी है। अगर आप ये सब कुछ डे वन पे क्लियर कर लेंगे तो आई थिंक के बहुत सारी प्रॉब्लम्स मिटिगेट हो जाएंगी।